तो स्टूडेंट्स, अब हम हमारे इस भाग में ये जानेंगे, जब लोगों में पढ़ने का जुनून आने लगा, ठीक है, धीरे धीरे जब बहुत सारे लोगों को पढ़ने का शौक चढ़ने लगा, तो कौन कौन सी नई किताबें बाहर आई, ठीक है, किस किस तरह की किताबें पब्लिश होने लगी, लिटरेचर किस तरह से मॉडिफाई हुआ, हम उसके बारे में जानेंगे। तो क्या हुआ, जब लोग ज्यादा पढ़ने लिखने लगे तो बहुत ज्यादा लोग क्या होने लगे, एजुकेट होने लगे, ठीक है, लिटरेसी रेट हमारी क्या होने लगी, इंक्रीज होने लगी। बहुत सारे लोग, जहाँ पे पहले कम लोग, कम किताबें थी, कम ही लोग पढ़ पाते थे, कम ही लोग ज्ञानी थे, वहीं पे ज्यादा किताबों के आने की वजह से, प्रिंट कल्चर के फैलने की वजह से लोग अपने आप को क्या कर सकते थे, एजुकेट कर सकते थे, जिसकी वजह से लिटरेसी रेट काफी ज्यादा हाई हो गई। और जो अलग अलग चर्च थे हमारे, ठीक है, चर्च वगैरह ने अपने अपने स्कूल ओपन कर दिए, ठीक है, जिसमें वो रिलीजन के बारे में बताते थे, अपनी गाथाओं के बारे में, क्या बोलते हैं, वॉर वगैरह, शूर गाथा, रिलीजन, कल्चर क्या होते हैं। तो इनिशियली देखोगे ना, यही सारी पढ़ाई बच्चों को स्कूल में करवाई जाती थी। पहले मतलब जहाँ पे जो लिटरेसी रेट है वो 60 से 80% इतनी स्पीड से, मतलब कम टाइम में 20% इंक्रीज हो गया। तो ये सारी नई नई चीजें आ रही थी, ठीक है। इसी के साथ साथ लिटरेसी रेट जब इंक्रीज हुई, तो अलग अलग तरीके के बारे में किताबें अलग अलग तरीके की किताबें मार्केट में आने लगी। जैसे एक थी हमारी एल्मेनेक। अब एल्मेनाक क्या होते हैं, बेसिकली जैसे थोड़ा ज्योग्राफी से रिलेटेड, जैसे सन की क्या डायरेक्शन है, ठीक है, मून की क्या डायरेक्शन है, ठीक है, क्या इनका मूवमेंट है, तो इन सब चीजों से रिलेटेड भी बुक आने लग गई। अगर मैं और बात करूं बैलेट्स के बारे में, बैलेट हमारे होते हैं शूर गाथा, बेसिकली हमारे कौन कौन से वो फ्रीडम फाइटर हो गए, हमारी कंट्री को आजादी कैसे मिली, इस तरह से ये चीज आई, इन सब चीजों के बारे में भी बुक्स आने लग गई, ठीक है। टेल्स, स्टोरी टेल्स के बारे में भी लोग लिखने लग गए, नॉर्मल स्टोरी टेल, ताकि लोगों को मजा आए पढ़ने में, ठीक है, नॉर्मल स्टोरी वगैरह। फिर एक चैप बुक भी आने लगी, जैसे इस लेडी के हाथ में देखो, ये छोटी सी जो बुक है ना, चैप बुक, बेसिकली एक छोटी सी चीप क्वालिटी की बुक होती है, सस्ती किताब होती है, छोटी सी होती है। तो ये सारी चीजें भी नई नई आने लग गई। फिर क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, तो मैं ये कहाँ बता रही थी आपको, हाँ, कि ये चैप बुक आ गई थी, और भी तरह तरह की किताब आई थी। जैसे एक थी उसमें से बिब्लियो ब्लू, ये देखो, बिब्लियोथेक ब्लू, बेसिकली ये क्या होती है, ये किताब, इसका नाम ब्लू इसलिए पड़ा क्योंकि जो इसका कवर पेज होता है ना, वो ब्लू कलर का होता है। होती क्या है, ये सस्ते पन्ने की किताब होती है, ऐसा कुछ खास नहीं होता। इसमें भी नॉर्मल कथा गीत पंचांग ये सारी चीजें होती है, ठीक है। और इसके जो पेजेस होते हैं वो थोड़ी हल्की क्वालिटी के होते हैं। तो एक ये बिब्लियोथेक ब्लू आ गई। लोग हिस्ट्रीज के बारे में लिखने लग गए, ठीक है। हिस्ट्री के अलावा रोमांस की किताबें, अब सबको, अगर रोमांस, सबको हिस्ट्री में अगर इंटरेस्ट नहीं है तो उनके पास ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी आ गया, रोमांस की किताबें पढ़ सकते हैं, या कुछ भी स्टोरी टेल्स, एनीथिंग। तो फिर क्या होता था, अब ये, जैसे अब आप देखते हो कि आपके घर पे न्यूज़पेपर वाले भैया न्यूज़पेपर देकर जाते हैं, तो वैसे ही ये जो किताब बेचने वाले बुक सेलर वाले पेडलर्स वगैरह को हायर कर लेते थे, उनको एम्प्लॉय कर लेते थे, और ये जो पेडलर्स होते थे, साइकिल पे बैठ के लोगों के घर घर तक ये सारी चीजें देख कर आते थे, भिजवाते थे। और हाँ, एक और चीज, सीरीज के फॉर्मेट में भी हमारी बुक्स आती थी। जैसे आज आप वेब सीरीज देखते हो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, एक सीरीज आज आ जाती है, एक एपिसोड, फिर कुछ टाइम बाद सीरियल के टाइप का, कि आज ये आ गया कल ये आ गया। तो उस तरह से सीरीज के तौर पे बुक आने लगी, जैसे हैरी पॉटर हो गया, शेरलॉक होम्स, जो सीरीज बनती है जिनकी। तो इस तरह से भी क्या होने लगी, ये डेवलपमेंट होने लग गया, लोग पढ़ने लग गए। रीड करते हैं, लोकप्रिय साहित्य के नए रूप मुद्रण में दिखाई दिए, नए दर्शकों को लक्षित करते हुए, जैसे पंचांग, कथा गीत और लोक कथाएं। बिब्लियोथेक ब्लू कम गुणवत्ता वाले कागजों पर छपा था, कम गुणवत्ता मतलब चीप पेपर वाले, ठीक है। जैसे कि अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या चीजें प्रिंट होने लगी, वहीं पे न्यूज़पेपर वगैरह भी आने लगे, जिसमें लोग बताते थे क्या क्या हमारे आसपास चल रहा है, और अपना ओपिनियन भी देते थे एक तरह से, कि मेरा ऐसा ऐसा मानना है, ठीक है। उसके अलावा जर्नल्स वगैरह आने लग गई, जो वॉर, उस टाइम अगर कोई भी सिचुएशन है, आज क्या न्यूज आई है, वॉर चल रहा है, वॉर के बारे में खबरें, ठीक है। और जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे या फिलोसफर होते थे, वो अपने इनोवेशन को न्यूज़पेपर के द्वारा लोगों को बताते थे। तो हम जब वो चीज पढ़ते थे ना, जैसे अब्दुल कलाम के, मैं नॉर्मल एग्जाम्पल बता रही हूँ, ठीक है, उन्होंने अपने इन्वेंशन के, अपने स्ट्रगल के बारे में लिखा, तो वो एक तरह से ना लोगों को मोटिवेट करता था कि हमें भी कुछ करना चाहिए, हम भी कर सकते हैं, हम भी अचीव करें। वो एक तरह से मोटिवेशन का जरिया बन गया था, और लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चलने लगा, नए नए आइडियाज भी लोगों को मिलने लगे। तो पता है, वहीं पे एक इंसान था, ये लुइस सेबास्टियन, ठीक है। इनका ये मानना था कि ये जो प्रिंट कल्चर है ना, मतलब बहुत ही पावरफुल इंजन है, किसको, लोग, पब्लिक ओपिनियन का एक बहुत ही पावरफुल इंजन है ये, ठीक है, जो कि
निरंकुशता को खत्म कर सकता है, ठीक है, इससे मुक्ति दिला सकता है। अब निरंकुशता को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिपोटिज्म। अब डिपोटिज्म या निरंकुशता क्या होता है, जैसे जो पहले रूलर वगैरह होते थे ना, वो काफी क्रूअल होते थे, उनके पास ही पावर रहती थी, ये मैंने बताया। तो वो उनके साथ उनके पास ही सारा कंट्रोल रहता था। अब अगर कोई इंसान अपनी किताबों में ये बता रहा है या न्यूज़पेपर में कि इन लोगों का ऐसे कोई राइट नहीं है, इस तरह से नहीं, इन लोगों को राजा बनना चाहिए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार हो रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो सब अपने अगर ओपिनियन लिखते हैं तो लोगों के दिमाग में एक इमेज क्रिएट होने लग जाती है, ठीक है, तो लोग सारे अपोज करने लगते हैं, फिर इस तरह से एक तरह से मुक्ति दिला सकता है। तो इसका हम जो कॉन्टेक्स्ट है पढ़ेंगे कि कैसे ये मुक्ति दिलाने में हेल्प करता है, वो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाले पार्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी तो यही था कि इनके बारे में, जो लुइस सेबास्टियन है वो काफी फेमस नॉवेलिस्ट है, ठीक है, और इन्होंने ये बोला था कि ये जो प्रिंट है काफी पावरफुल इंजन है जो कि डिपोटिज्म से हमें मुक्ति दिला सकता है। अब हम देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इसका क्या रोल था। अच्छा, जैसे पता है क्या होता है, मैं यही बता रही थी कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या था, जैसे कुछ जो लोग होते हैं, मतलब जो जो मतलब काफी दूर तक सोच सकते हैं और थोड़े इंटेलिजेंट टाइप से फिलोसोफर या थिंकर जैसे मैं बोलूँ ना, तो वो लोग चीजें एनालाइज करके अपने मतलब दिमाग से काफी अच्छी चीजें लिखते हैं, ठीक है, और उनको पढ़कर, जैसे अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो उसको पढ़कर ना काफी ज्यादा चीज सीखने को मिलती है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, वॉरेन बफेट है, ठीक है, वॉरेन बफेट कौन है इनके बारे में बताती हूँ। ये स्टॉक मार्केट में नहीं, मैं बता देती हूँ, तो ये काफी अमीर इंसान है, ठीक है, वर्ल्ड्स रिचेस्ट में आते हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट की लिस्ट में। तो इन्होंने ना ट्रेडिंग करना शुरू किया। ट्रेडिंग अभी मैं आपको इसके बारे में अंदर डीपली नहीं लेकर जा सकती, बट बेसिकली कंपनी के शेयर्स खरीदना बेचना, इनको तो कोई ज्ञान नहीं था। इन्होंने क्या पढ़ी, बुक पढ़ी, और बुक पढ़ के इन्होंने क्या अपनी लाइफ में वो चीज इंप्लीमेंट करी, जिसकी वजह से क्या हुए, बहुत ज्यादा अमीर बन गए। तो मैं बोल रहा हूँ, अगर हम किसी एक ज्ञानी व्यक्ति की किताब पढ़ते हैं जिसको खूब ज्ञान होता है, और उससे हम पढ़कर उसका इवन 10% भी सीख लेते हैं ना, तो हमें बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलती है और हम काफी चीजें बदलाव ला सकते हैं। तो वैसे ही अगर मैं बताऊं, तो जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रहा था, जो काफी ज्यादा पॉपुलराइज्ड लोग हैं, ठीक है, जो फेमस लोग हैं जिनकी थिंकिंग अच्छी है, तो उन्होंने ना प्रिंट के जरिए अपनी वो ओपिनियन फैलाना शुरू किया, ठीक है, अपने जो बेसिकली इनको बोलते हैं, हम थिंकर्स बोलते हैं, इनलाइटेंड थिंकर्स। इन्होंने अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। इन्होंने ये बताया अपने आर्टिकल्स में, जो भी इन्होंने लिखा था, कि यार इन लोगों का कोई हक नहीं बनता हमारे ऊपर रूल करने का, ठीक है, अपने क्रिटिकल व्यू शेयर किए। और उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि ये अगर जो रूल कर रहे हैं, अपना रीजन दो रूल करने का, ठीक है, ये मत बताओ कि हाँ तुम सालों सालों से रूल कर रहे हो। मैं बता रही हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये लोग अपने आर्टिकल्स में क्या क्या पब्लिश करते थे, जो लोगों के मन में थॉट प्रोवोक करती थी। कि जैसे इन्होंने पूछ लिया कि तुमने ऐसा क्या अचीव करे जो तुम हमारे ऊपर ऐसा जुल्म कर रहे हो, तो रीजन दो, ठीक है, अब रीजन दो, जिसकी वजह से डिबेट वगैरह शुरू हो गए, ठीक है, एक न्यू कल्चर ही क्रिएट हो गया डायलॉग और डिबेट का। डिबेट मतलब उनके कोई और ओपिनियंस है, हमारे कोई और ओपिनियंस है, डिस्कशन होने लग गया वैल्यूज पे, कि क्या वैल्यू प्रोवाइड करेगी चीजें, नॉर्म्स, तुमने अगर ये रूल लगाया है, ये लॉ बनाया है, हम तुमको इतना टैक्स दे रहे हैं, तो ये सब क्यों, जस्टिफाई करो, हम क्यों कर रहे हैं ये सब, हम तुम्हारे गुलाम क्यों, सब चीज का वो लोग जस्टिफिकेशन मांग रहे थे, ठीक है, क्वेश्चन कर रहे थे जो तुम्हारा ये लॉ है, ये जो आइडिया है, उनसे, जो राजा वगैरह मोनार्क वगैरह, उनसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो ये सारी चीजें वहां पे हो रही थी। जैसे बहुत से लोग मानते मानते हैं कि छपाई ने प्रबुद्ध विचारकों के विचारों को लोकप्रिय बनाया और संवाद की संस्कृति का निर्माण किया। रॉयल्टी का मजाक उड़ाने वाले साहित्य को भी एक कारक के रूप में देखा जाता है। रॉयल्टी मतलब जैसे नॉर्मल से लोग हैं, ठीक है, हम क्या देते हैं, वो अगर उस टाइम की अगर बात करूं, उनको रॉयल्टी देनी पड़ती थी, ठीक है, तो उनका जस्टिफिकेशन मांग रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो ये लोगों के मन में थॉट प्रोवोक करते थे, जिसकी वजह से लड़ाई वगैरह, डिबेट्स वगैरह, ये सब शुरू हो गया। अब हम बात करते हैं 19वीं सदी में बच्चे, महिलाएं और मजदूर। अब 19वीं सदी की अगर हम बात करें, ये बेसिकली 18 अराउंड 18 समथिंग की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, अब उसमें क्या, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि बच्चों, महिला और मजदूरों में ये जो लिटरेचर है, ये जो प्रिंट कल्चर है, उन्होंने कैसे महत्वता दी। जैसे अगर मैं बात करूं, लिटरेरी रेट हमारी इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से काफी ज्यादा लोग अपने आप को एजुकेट कर पा रहे थे। तो अगर मैं चिल्ड्रन की बात करूं, ठीक है, तो चिल्ड्रन की अगर बात करूं, तो स्कूल बुक बनना शुरू हो गए थे। मैंने बताया स्कूल तो बन ही गए थे, ठीक है, फिर धीरे धीरे स्कूल बुक के बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, क्या नहीं पढ़ाया जाए, ठीक है, वो सब किताबों में आने लग गया।
अगर मैं वही बात करूं कि चिल्ड्रंस प्रेस, सबसे पहली जो चिल्ड्रन प्रेस बनी थी, चिल्ड्रन प्रेस बेसिकली वो चिल्ड्रन के लिए, बच्चों के लिए कंटेंट बनाती थी, उनके लिए लिखती थी या उनके लिए चीजें प्रिंट करती थी। तो वो पहली प्रेस आई थी 1857 में। अब 1857 में हमारे पहला रिवोल्ट हुआ था इंडिया का, उस तरह से याद रख लेना, बट मैं बता रही हूँ 1857 में आई थी फ्रांस में सबसे पहले। ठीक है। फिर उसने फेरी टेल्स वगैरह छापना शुरू किया। बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो उनको जैसे डिमांड किस चीज की बढ़ रही है, अब जैसे रीडिंग की डिमांड बढ़ रही है, तो अलग अलग उन्होंने इसको भी कैप्चर कर लिया। जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका मार्केट भी कैप्चर कर लिया। किसके जरिए? उन्होंने अलग अलग चीजें पब्लिश करनी शुरू की, स्टोरीज पब्लिश करना शुरू किया, फेरी टेल्स पब्लिश शुरू करना किया। ठीक है। एक तो मैंने आपको ये मिल के बारे में, प्रेस के बारे में बता दी, ये जो बच्चों की प्रेस थी 1857 में फ्रांस वाली। दूसरा जो हमारे ग्रिम ब्रदर्स थे जर्मनी के, इन्होंने भी क्या बोलते हैं, गांव गांव में जाकर, ठीक है, अलग अलग इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी। किस चीज से रिलेटेड? फोक टेल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी। फोक टेल्स मतलब वही स्टोरीज वगैरह, पुराने जमाने में चीजें कैसी होती थी, एक्सप्लोर करा ये ग्रिम ब्रदर्स ने। और फिर एक सीरीज के फॉर्मेट में प्रिंट करना शुरू किया, लोगों को, बच्चों को एजुकेट करना शुरू किया इन सब चीजों को लेके। और जो ये होते थे, मतलब कुछ ऐसी चीजें होती है जो बच्चों को नहीं पढ़नी चाहिए, अभी उनको नहीं पढ़नी चाहिए, तो ऐसी चीजों पे पाबंदी लगाई गई, इन सब चीजों को मना किया गया। ठीक है। वही अगर अब मैं विमेंस की बात करूं कि विमेंस की लाइफ पे इन्होंने कैसे इम्पैक्ट किया, जैसे कि जो विमेंस थी वो रीडर भी थी और राइटर भी थी। अगर हम देखेंगे तो काफी अच्छी अच्छी नॉवल, उस टाइम पे काफी अच्छी अच्छी नॉवलिस्ट थी, उनके नाम अभी मैं बताऊंगी, तो मैं उनके लाइफ पे इम्पैक्ट बता रही हूँ। उन्होंने लिखना शुरू किया, किस किस चीजों के बारे में लिखती थी वो बेसिकली, जैसे उस टाइम पे तो ये होता था, औरतें घर में रहती थी तो यही बताती थी कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, हाउस कीपिंग का काम, किचन का काम। तो वो जो काम करती थी उसके ऊपर उन्होंने नॉवेल्स लिखना शुरू किया। वहीं हमारी कुछ फेमस नॉवेलिस्ट निकल के आती है विमेन में, जैसे हम बात करें जेन ऑस्टिन की, ठीक है, जॉर्ज इलियट की, द ब्रोंटे सिस्टर्स, ये जो है ये कुछ नाम है जो फेमस नॉवेलिस्ट है। तो इन लोगों ने इस तरह से इम्पैक्ट डाला। ठीक है। और हाँ, अगर मैं वर्कर्स की बात करूँ तो वर्कर्स क्या करते थे, उस टाइम पे भी लाइब्रेरीज थी। अब इनको टाइम वाइम तो मिलता नहीं था अपने आप को एजुकेट करने के लिए, तो फिर भी ये किसी तरह टाइम निकाल के लाइब्रेरी जाते थे, बुक्स रेंट करते थे, सीखते थे। ठीक है। और वो काम करते थे, कुछ मैकेनिकल से रिलेटेड काम या कुछ खुद सीखते थे और फिर उन्होंने लिखना शुरू किया। तो इस तरह से उनकी लाइफ पे भी काफी इम्पैक्ट पड़ा। 1812 में ग्रिम ब्रदर्स ने परी कथाएं और लोक कथाएं प्रकाशित करी। ये मैंने आपको बताया ना, ग्रिम ब्रदर्स ने इस तरह से फोक टेल्स वगैरह लिखना शुरू किया। किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालयों का उपयोग सफेद कॉलर मजदूरों और दस्ताकरों को शिक्षित करने के लिए किया गया। मतलब अगर कोई अगर वर्कर को भी कंपनी में काम करना है तो उसको भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि वो क्या काम करना चाह रहा है। तो उसके लिए भी वो लोग किताबें वगैरह पढ़ने लगे, सफेद कॉलर और ये सब। ठीक है। और अगर मैं बात करूं, पेनी मैगजीन ने महिलाओं को सही चाल चलन और गृह गृहस्थी सिखाया। चाल चलन भाई बिहेवियर सिखाया और हाउस कीपिंग सिखाया कि गृह गृहस्थी कैसे संभाली जाती है। तो इनका वो पेनी मैगजीन बेसिकली छोटी मैगजीन होती, सस्ती मैगजीन होती, इतनी महंगी नहीं होती। ठीक है। उस मैगजीन के जरिए तो ये सारे चेंजेस आए थे। और अगर मैं बात करूँ तो जैसे वो सीरीज के फॉर्मेट में नहीं आता, हैरी पॉटर की स्टोरी आ गई, शेरलॉक होम्स की। वैसे अगर इसका मैं बेस्ट एग्जांपल दूं ना, एनीमे, अगर आपको किसी किसी को भी एनीमे के बारे में पता हो, नहीं भी पता तो मैं बताती हूँ। जापानीज में क्या है, जैसे हमारे यहाँ पे ना हम लोग काफी सारी चीजें देखते हैं जिसमें असली के लोग एक्टिंग वगैरह करने होते हैं। जापान में भी होता है वैसे, लेकिन जापान में एनीमे का कल्चर काफी ज्यादा फेमस है। वो पता है चीजों को कार्टून के फॉर्मेट में बनाते हैं, ठीक है, और फिर एक वो सीरीज बन जाती है, फिर वो मैंगा, एक तरह से हम उसे बोलते हैं मैंगा, और कॉमिक बुक हो गई, उससे से ये सब चीजें क्या होने लगी, पब्लिश होने लगी, काफी ज्यादा फेमस होने लगी। और अगर मैं पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स की बात करूँ कि पॉलिटिकल में प्रिंट का और क्या कल्चर चल रहा था, जैसे भाई फ्रेंच रिवॉल्यूशन में अगर मैं बात करूं तो लुइस 16 की कैरिकेचर बना दिया जाता था, उसका न्यूज़पेपर में बनाया और दिखाया जा रहा है ये कितना पावरफुल है और ये नॉर्मल कॉमन पीपल पर कितना जुल्म कर रहा है। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इस तरह से लोगों को प्रवोक किया जाता था, बताया जाता था कि हमारे साथ ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें फर्दर इनोवेशन की, गुटेनबर्ग के बाद भी छोटे मोटे इनोवेशन हुए, बट उसके बाद जो एकदम से काफी बड़ा इनोवेशन हुआ वो किया रिचर्ड एम हो ने। उन्होंने ना एक इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली एक प्रिंटिंग मशीन बनाई। ठीक है। जो सिलिंड्रिकल थी, बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में थी, देख रहे होगे सिलेंडर टाइप से आपको कुछ लग रहा होगा, और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलती थी। तो कुछ इन्होंने इस तरह से बनाया, ये एक इनोवेशन आया। तो ये जो रिचर्ड एम हो थे, ये न्यूयॉर्क के थे, इन्होंने ये इन्वेंशन लाया। तो इन्होंने लिखा है 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्तिशाली
बेलनॉकर प्रेस को कारगर दिया था जो अखबारों को छापने में उपयोगी थी। बेसिकली ये 8,000 पेजेस छाप सकती थी 1 घंटे में। ठीक है, ये बेसिकली न्यूज़पेपर छापने के लिए यूज किया जाता था। आप अगर इसकी वीडियो देखो, रिचर्ड एम होम की ये वाली प्रिंटिंग मशीन की वीडियो देखोगे तो 8,000 पेज छाप देती ये 1 घंटे में। फिर उसके बाद आए हमारे ऑफसेट प्रेस। ऑफसेट प्रेस बेसिकली क्या होती थी, ये 6 कलर में, ये दूसरा इनोवेशन हुआ ऑफसेट प्रेस का, कि ये 6 कलर में एक ही टाइम पे 6 कलर की चीज है। जैसे एक ड्राइंग है, ठीक है, उसमें 6 कलर है, तो अगर मैं इसका यूज करूंगी तो अलग अलग जगह पे वो 6 कलर का इस्तेमाल कर सकती थी। इलेक्ट्रिक से बनने वाली में और मॉडिफिकेशंस वगैरह हुए। ठीक है, उसके अलावा प्रिंटिंग के अलावा मॉडिफिकेशन हुआ पेपर में। ठीक है, पेपर को किस तरह से डालना है, ऑटोमेटिक ही होने लगा फिर बाद में। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक होने लगा। तो ये सारे कुछ कुछ इनोवेशंस थे, इसके बारे में डीपली क्या ही जाना, आप ऊपर से देख लो कि क्या किस किस टाइप के इनोवेशंस थे। ठीक है, और अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो एक और पॉइंट मेंशन किया हुआ है डस्ट कवर के बारे में। तो डस्ट कवर इसलिए था जब लोग अपनी वो क्या बोलते हैं, वीक सीरियल वाइज वो वीकली नहीं निकालते थे, डेली डेली, वही अभी मैं हैरी पॉटर और शेरलॉक के एग्जाम दे रही थी, सीरीज निकाल रहे थे, तो उनकी बिके सबसे ज्यादा लोग पसंद करे तो वो एक डस्ट कवर बनाते थे, अट्रैक्टिव सा कवर, कि लोग कवर देख के खरीद ले। और ग्रेट डिप्रेशन की भी इन्होंने बात करी कि जब ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएसए में 1930 में बेसिकली, और उसने पूरे हर चीज को भी, इसका हमने नेशनलिज्म में जिक्र करा है। बेसिकली ये इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, एग्रीकल्चर क्रॉप फेल हो गए थे, ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, ठीक है, काफी प्रॉब्लम आ गई थी, और लोगों की इनकम भी कम हो गई थी, तो इकोनॉमी एकदम, हमारा जो अर्थशास्त्र वो एकदम हिल गया था, बिगड़ गया था। तो तब क्या था, ये प्रिंटिंग प्रेस वाले चाहते थे कि इनका काम दम ना हो, तो इन्होंने कॉस्ट रिड्यूस करना शुरू किया, सस्ते पेपर यूज करना शुरू कर दिया। तो ये सब एक ग्रेट डिप्रेशन वाला पॉइंट भी था जिसको हमने अब इसमें कवर कर लिया। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है।